जो छठा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। और वित्तीय विवरण में अपने टॉपिक चल रहा है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता दिया था और कुछ इलस्ट्रेशन भी करवा दिए थे, क्वेश्चन भी करवा दिए थे। एक इसमें बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, तो इस क्वेश्चन को कराने के बाद में हम P&L स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसका फॉर्मेट और उसके बाद में उसके इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन। तो इसमें देखो बुक में आपका इसका क्वेश्चन है पेज नंबर 253 पर 8वां क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो बैलेंस शीट का है। और इसमें दे रखा है कि गणेश लिमिटेड की निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को चिट्ठा बनाइए। बैलेंस शीट बनानी है तो इसका मतलब है लायबिलिटीज और एसेट्स की सारी मदें, कंप्लीट बैलेंस शीट है। हालांकि सारी मदें इसमें नहीं आ रही है, केवल कुछ मदें हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन सी जो मद है वो मेन हेडिंग में आएगी और सब हेडिंग में कौन कौन सी मदें आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज से। तो ऊपर हम लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी और लायबिलिटीज में आपके सबसे पहले मेन हेडिंग आती है शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग होती है, लेकिन मुख्य रूप से आपके 2 ही सब हेडिंग आती है। तो सबसे पहले लेते हैं शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। शेयर कैपिटल में हम क्या करते हैं, दोनों प्रकार के अंशों की डिटेल लिखते हैं, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों की लिख देते हैं, अगर एक है तो एक लिख देंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपके 8वां, इसमें दे रखा है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि इसमें 50,000 इक्विटी शेयर है और एक अंश का जो मूल्य है वो है 10 रुपये। तो सबसे पहले इक्विटी अंशों के बारे में लिख देंगे। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक अंश का मूल्य 10 रुपये। तो 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 5 लाख। इसके बाद में दे रखा है इसमें 25,000 8% प्रीफरेंस शेयर और एक अंश का मूल्य है 10 रुपये। तो प्रीफरेंस शेयर के लिए मैंने कहा था कि प्रीफरेंस शेयर जो होते हैं उन पर लाभांश की जो दर होती है निश्चित होती है, और कितने लाभांश का भुगतान किया जाएगा उससे पहले परसेंटेज लिखी रहती है। जैसे इसमें दे रखा है 25,000 8% प्रीफरेंस शेयर। 8% प्रीफरेंस शेयर का मतलब है कि ये जो पूर्वाधिकार अंश है इन पर 8% की दर से लाभांश का भुगतान किया जाएगा। तो अपने को इसमें करना कुछ नहीं है, के लिए लाभांश की दर दे रखी है और इसमें पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो अपने को डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना है, केवल अंशों का जो मूल्य है वो हमारे को लिखना है। तो इसमें है 25,000 प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसमें एक अंश का मूल्य 10 रुपये है और प्रीफरेंस शेयर की अंशों की संख्या है 25,000। तो 25,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, आपके 2,50,000। ठीक है, ये तो आ गया आपके शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में दोनों अंशों की हमने डिटेल ली थी। इक्विटी शेयर है 50,000, प्रीफरेंस शेयर है, और दोनों ही अंश 10 रुपये वाले। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, अंश का अगर इसमें कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह होता तो हम इसमें दिखाते, इसमें कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह इसमें नहीं है, तो अपने को इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल के बाद में दूसरे नंबर की जो सब हेडिंग है वो आती है रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य। देखो रिजर्व एंड सरप्लस जो आपके सब हेडिंग है इसमें बहुत सी मदें आती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, या और कोई लाभों का शेष, ये सब रिजर्व और सरप्लस में आते हैं। और इनमें से अगर कोई P&L का डेबिट शेष है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, तो वो हम लेस कर देंगे। तो इसमें देखो आपके जो मदें दे रखी है, इसमें
रिजर्व और सरप्लस की कौन सी मदें दे रखी है। देखो इसमें दे रखा आपके जनरल रिजर्व दे रखा है 10,25,000, 10,25,000। तो जनरल रिजर्व का 10,25,000 का अमाउंट है। इसके अलावा और मत देख लो इसमें और कौन सी मद है। शॉर्ट टर्म लोन इसमें आएगा नहीं, लॉन्ग टर्म एडवांस ये भी नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके रिजर्व और सरप्लस में ही आता है और इसका अमाउंट है 2,37,500 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये है आपके 2,37,500। इसके अलावा और देख लो इसमें और कोई मद है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद में इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आता है और क्रेडिटर्स ये भी नहीं आएगा। फिनिश्ड गुड्स है, कैपिटल है, डेप्रिसिएशन है, यानी कि अब इसमें और कोई मद नहीं है। इसमें रिजर्व सरप्लस की दो ही मदें हैं, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन इसमें क्या है, एक आपके मद दे रखी है, P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है। इसमें P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है इसमें 1,50,000। तो P&L का डेबिट बैलेंस है वो हम क्या करते हैं, ये जो रिजर्व और सरप्लस की जो मदें हैं इनमें से हम क्या करेंगे, लेस करके दिखा देंगे। तो P&L का डेबिट बैलेंस है 1,50,000। तो पहले इसका टोटल लगा लेंगे, इसका टोटल वो कितना आ रहा है, इसमें से P&L का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना है क्रेडिट बैलेंस नहीं हो। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाता है, वो लाभों का शेष होता है। लेकिन P&L का डेबिट शेष है वो हानि का शेष होता है। और P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो इसमें 1,50,000 है जो हम लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद में इसका अमाउंट है ये आ जाएगा आपके 11,12,500। तो रिजर्व और सरप्लस की जो मदें हैं ये आपके आ गई है। अब इसमें और कोई मद नहीं है। अब इसके बाद में देखो आपके शेयर होल्डर फंड के इसमें दो ही सब हेडिंग है, दोनों के बारे में हमने लिख दिया है। शेयर होल्डर फंड के बाद में दूसरे नंबर की जो मेन हेडिंग है वो आती है आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी कि दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व आते हैं और नॉन करंट जो लायबिलिटीज होती है उसमें ये तो आपके मेन हेडिंग है। इसमें जो सब हेडिंग है सबसे पहले वो आती है आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, आपके डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, मॉर्टगेज लोन है, ये आपके मदें आती है। तो देखो इसमें ऐसी जो मदें हैं इसमें कौन सी दे रखी है। इसमें देखो एक तो आपके डिबेंचर्स दे रखे हैं 5 लाख के, तो डिबेंचर्स आपके इसी में आ जाएंगे 5 लाख। क्रेडिटर्स इसमें आता नहीं है। कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट आपके एसेट्स में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज में आता है, ये भी एसेट्स है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, करंट लायबिलिटीज में आता है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ये भी आपके बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है। अदर करंट एसेट्स इसमें नहीं है। जनरल लीजर आ गया, शॉर्ट टर्म लोन इसमें नहीं आएगा। और लॉन्ग टर्म लोन, अब लॉन्ग टर्म जो लोन है वो दे रखा है इसमें 1,86,000, तो ये आ जाएगा
लॉन्ग टर्म लोन 1,86,000। अच्छा, फिर इसके बाद में इसमें और कोई मद नहीं है, बस यही मदें हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो मदें हैं, डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन, तो इनका टोटल करके हम इसमें दिखा देंगे आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद में देखो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद देखो इसमें लायबिलिटीज के हमने दो जो मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज की मदों को दिखा दिया है। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है आपके करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज की इसमें जो मदें हैं वो कौन कौन सी है वो देख लो। इसमें करंट लायबिलिटीज की जो मद है, सबसे पहले इसमें देखा ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में आता है। तो क्रेडिटर्स है आपके 5,72,500, तो हम डायरेक्ट दिखा देंगे 5,72,500। क्रेडिटर्स के बाद में फिर दे रखा है आपके प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपकी करंट लायबिलिटीज में आता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये दे रखा है 85,000, ये दिखा देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद में फिर देखो आपके इसमें दे रखा है आपके अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स ये आपके करंट लायबिलिटीज में आता है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स है वो दे रखा है इसमें 13,50,000, ये 13,50,000 ये आ गया। शॉर्ट टर्म लोन के बाद में देखो इसमें ये व्ययों के लिए लेनदार 1,00,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज दे रखे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है व्ययों के लिए लेनदार यानी कि बकाया हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपके करंट लायबिलिटीज में आते हैं 1,00,000 रुपए। ये आपके इसमें मदें आ गई है। बस ये लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज की आपके यही मदें हैं। अब हम इसका टोटल लगाएं। देखो हमने ये जो एक मद में इसमें गलती है, आपके बुक में प्रिंटिंग में थोड़ी गलती हो रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग दे रखा है। ये इसमें दे रखा था लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं है, लॉन्ग टर्म एडवांस है। और लॉन्ग टर्म एडवांस यानी कि कंपनी के द्वारा दिया गया है, और कंपनी के द्वारा दिया गया है तो एसेट्स में आएगा। जबकि लॉन्ग टर्म लोन यदि हमने लिया है यानी कि कंपनी के द्वारा लिया गया है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, यानी कि ये मद इसमें नहीं है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में केवल एक ही मद है डिवेंचर्स की 5 लाख। तो ये हमारे को एक बार क्या है, ये यहीं से थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, और ये लॉन्ग टर्म लोन है ये हमारे को हटाना पड़ेगा। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में केवल डिवेंचर्स है, तो इसमें डिवेंचर्स केवल इसी में हम लिख देंगे डायरेक्ट, एक ही मद है। और डिवेंचर्स आपके थे 5 लाख रुपए, तो 5 लाख हम डायरेक्ट दिखा देंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आपके जो मेन हेडिंग है वो आती है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज की जो मदें हैं उसके लिए अपनी को सारी मदें आ जाएगी। एक तो आपके क्रेडिटर्स आ जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो दे रखा है 5,72,500, और ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद में फिर दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी करंट लायबिलिटीज में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स इसका अमाउंट है 85,000, ये 85,000 हम दिखा देंगे। और इसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो भी करंट लायबिलिटीज में आता है।
तो ये भी हम इसमें दिखा देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो दे रखा अमाउंट 10,000 सौ, ठीक है। और इसमें आपके शॉर्ट टर्म लोन्स ये आ जाएगा इसमें, शॉर्ट टर्म लोन्स ये अमाउंट है इसका 13,50,000, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन्स के बाद में लॉन्ग टर्म वो तो एडवांस है, वो एसेट्स में आएगा। और इसके अलावा क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये है आपके 1,00,000 रुपए, बस ये मदे हैं आपके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। तो अब देखो इसका टोटल है, तो हमने ये लायबिलिटीज पक्ष का टोटल लगाया, इसका टोटल आ रहा है आपके 44,80,000। तो ये मदे आप देख लेना, 8वां जो क्वेश्चन है ये केवल लायबिलिटी साइड की मदे हैं। तो लायबिलिटी साइड में हमने शेयर होल्डर फंड में 2 मदे हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस की मद है। और इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक ही मद है, डिवेंचर्स, ये हमने दिखा दिया। और करंट लायबिलिटीज की मदें हैं, क्रेडिटर्स है 5,72,500, प्रोविजन फॉर टैक्स है 85,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आपके 10,100, और शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, जो हमने लिया है 13,50,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार हमारे चुकाना है बकाया 1,00,000 रुपए, ये भी इसमें आ गया। तो लायबिलिटी साइड का हमने लगा लिया। अब हम एसेट्स की जो मदें हैं वो हम लिखेंगे। तो अब एसेट्स का देखो, ये साइड का हमने टोटल लगा लिया। अब इसी के नीचे हम एसेट्स की मदें लिखेंगे। देखो एसेट्स में, एसेट्स को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड और एसेट्स आती है जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल आती है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इसमें संपत्तियों का नाम अलग से नहीं दे रखा है, केवल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है, इतना ही दे रखा है। फिक्स्ड जो टेंजिबल एसेट्स है उसका जो अमाउंट है वो आपके दे रखा है 25 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन यानी कि संचित हास घटाया नहीं हमने, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करके दिखा देंगे। तो एक्यूमुलेटेड संचित हास, तो एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें दे रखा है 2,50,000, तो 2,50,000 इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके 22,50,000। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ही आ जाएगी। इसके बाद में आ जाएगी आपके इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आपके क्या आता है, जैसे अमूर्त संपत्तियों में जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो इसके अंदर आपके जो मद दे रखी है, गुडविल दे रखी है 1,25,000। तो इसी के अंदर हम लिखेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि गुडविल एक ही मद है इसलिए हमने इसी में लिख दिया 1,25,000। ये तो आगे टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, इसके बाद में आता है आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखो, इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है क्या, इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है इसमें। तो पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो हम लिख देंगे, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो इसमें दे रखा है 1,00,000 रुपए। ये इसी में आता है फिक्स्ड एसेट्स में। इसके बाद में आता है आपके इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद में इन्वेस्टमेंट आता है।
और इन्वेस्टमेंट का जो है इसमें देखो, इसमें अमाउंट करंट इन्वेस्टमेंट इसमें दे रखा है 1,00,000 रुपए। इसके बाद में आपके नॉन करंट एसेट्स, इनके बाद में आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस में इसमें दे रखा है, इसमें हमने लॉन्ग टर्म एडवांस दिया था, जो हमने पहले उसमें दिखा दिया था गलती से, तो वो इसमें आ जाएगा आपके लॉन्ग टर्म एडवांस। और लॉन्ग टर्म एडवांस है वो दे रखा है 1,86,000। 1,86,000 आपके लॉन्ग टर्म एडवांस ये आ जाएगा। लॉन्ग टर्म एडवांस के बाद में देखो फिर आपके इसमें आपके नॉन करंट एसेट्स में और कोई मद नहीं है, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी आपके करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म एडवांस, और शॉर्ट टर्म एडवांस वो दे रखा है 56,500, तो 56,500 है ये आ जाएगा आपके। और इसके बाद में आपके दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट ये भी इसमें आ जाएगा आपके। करंट इन्वेस्टमेंट आपके जो दे रखा है 12,600 रुपये, तो 12,600 रुपये आपके करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसके बाद में आपके दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री जो डेटर्स है वो दे रखे हैं 6,12,500, तो 6,12,500 ये सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स में आते हैं, ये हम दिखा देंगे। और इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है स्टोर्स का, क्लोजिंग स्टॉक है एक तो दे रखा है आपके स्टोर्स का, तो क्लोजिंग स्टॉक स्टोर्स है वो तो दे रखा है आपके 2,00,000 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का, और फिनिश्ड गुड्स का जो है वो है 3,75,000, 3,75,000 आपके फिनिश्ड गुड्स का आ गया, ठीक है। और इसके बाद में आपके जो दे रखा है स्टोर्स का आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट ये आपके आ गया, शॉर्ट टर्म का है ये भी आपके आ गया है। इसमें करंट एसेट्स में एक मद है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ या रोकड़ के समकक्ष, तो कैश इक्विवेलेंट है 1,37,500। और इसके बाद में आपके दे रखा है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स है वो दे रखी है 3,25,000। ये अपने सारी मदें आ गई है, और अब हम इसका टोटल लगा देंगे। तो देखो हमने ये एसेट्स का टोटल लगा, इसका टोटल आपके यही आ रहा है 44,80,100, जो अपने लायबिलिटीज का आया, ठीक है। तो हमने सारी मदें हैं वो लिख ली है। ये क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर लेना, और इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार रिपीट करें।